हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबने थंबनेल चेक कर ही लिया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कस्टम्स में हवलदार की वर्क प्रोफाइल कैसी रहती है, सैलरी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, यूनिफॉर्म अलाउंस कितना मिलता है, ड्यूटी टाइमिंग्स क्या रहती है, ट्रेनिंग कैसी होती है, ट्रांसफ़र कैसा होता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। पर इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक बात पहले बताऊंगा कि आपको जो दो वीडियो मैंने पहले डाली हुई है उसमें से कोई भी एक वीडियो देख लो। उस आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप सीबीएन में जो हवलदार है उसकी जो वर्क प्रोफाइल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है उसको देख लो, क्योंकि मैं जो चीज़ें मैंने प्रीवियस दो वीडियोज़ में बता दिया है, एक तो मैंने डीजीपीएम हवलदार के ऊपर बनाई है, एक मैंने बनाया सीबीएन हवलदार। उन दोनों को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे कंपैरिजन करूँगा कि वहाँ पे भी ऐसा था तो यहाँ पे भी ऐसा है। अगर डिटेल से बिल्कुल बारीक से देखना है, क्योंकि देखो ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने का आपको भी फ़ायदा नहीं है, मेरे को भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मेरे को तो चलो फ़ायदा हो जाएगा, पर मैं ऐसा फ़ायदा नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो। मैं आपको बस पॉइंट टू पॉइंट ही बात बताऊँगा, बस उसको समझना, और आपके समझ के आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो कस्टम्स में आपको पता ही है जैसे जो ये वैकेंसीज़ वगैरह कैसे आती है। एक तो आती है कमिश्नरेट के अंदर, जैसे दिल्ली कमिश्नरेट है, ठीक है। एक वैकेंसी आती है अपने इसके कस्टम्स के अंदर आती है, एक आती है डायरेक्टरेट डीजीपीएम में, और एक आती है डायरेक्टरेट सीबीएन के अंदर हवलदार की वैकेंसी। और आपका कल रिजल्ट भी आया है, और जिन भी दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स हैं। और मैं खुद ये कहता हूँ आपको कि जिसका भी सिलेक्शन हुआ है ना, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपको कौन सी पोस्ट, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। पोस्ट तो सबकी हवलदार ही रहेगी, पर डिपार्टमेंट आपको कौन सा मिला है सब आप कमेंट करना। और जिसका नहीं हुआ है ना, वो मतलब मायूस मत हो, आगे और बहुत एग्ज़ाम है, ये लास्ट एग्ज़ाम थोड़े ना है, इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब कस्टम्स कस्टम्स में जो हवलदार का क्या कुछ रहता है स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो मैंने डिटेल्स कलेक्ट किया है ना, वो जो दोस्त है वो वर्किंग है गोवा कस्टम्स के अंदर है, ठीक है। पहले ये जान लो, आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो गोवा कस्टम्स है वो आता है पुणे कमिश्नरेट के अंदर आता है, ठीक है। पुणे कमिश्नरेट के अंदर आता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन इसमें आता है कि ट्रेनिंग कहाँ पर हुई है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ट्रेनिंग सीबीएन में होती है, डीजीपीएम में होती है, या फिर सीजीएसटी कमिश्नरेट में होती है, कस्टम्स में होती है। इन सब की ट्रेनिंग कौन करवाता है? उनकी ट्रेनिंग करवाता है नासिन, ठीक है। ये भी जो कस्टम्स की ट्रेनिंग है वो नासिन करवाता है। और जो गोवा कस्टम्स की जो ट्रेनिंग है वो हुई थी खंडाला महाराष्ट्र के अंदर है। तो खंडाला पुलिस एकेडमी है, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हुई थी, वही 4 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग रहती है, ठीक है। मैंने आपको एक बार बता दिया है पहले ही, क्योंकि ये पुणे कमिश्नरेट के अंदर में आता है। देखो पुणे कमिश्नरेट में बैठता है चीफ कमिश्नर, और कस्टम्स में जो गोवा कस्टम्स है वहाँ पे बैठता है कमिश्नर, ठीक है। थोड़ा सा ये बाद में चीज़ें अच्छे से बता दूंगा, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो इतना समझ लो एक बार, ठीक है। तो इनकी ट्रेनिंग का मैंने बता दिया कि 4 वीक्स की ट्रेनिंग है, ये सब कुछ रहता है। हाँ, अब मैं आगे जाऊँ, थोड़ा सा यही बता देता हूँ। ट्रेनिंग के अंदर इनको गन्स वगैरह चलाना सब कुछ सिखाते हैं, पर इनको जो कस्टम में जो हवलदार होते हैं इनको एक्चुअल में कोई भी गन नहीं मिलती है, ठीक है। ट्रेनिंग में गन सिखाते हैं चलाना, वो सभी ट्रेनिंग्स में मैंने आपको बताया था, पर यहाँ पे कोई गन नहीं मिलती है। सीबीएन में गन मिलती है, मैं बार बार बता रहा हूँ। बाकी सीबीआईसी डिपार्टमेंट के, या तो जीएसटी डिपार्टमेंट हो, सीजीएसटी, ठीक है, या फिर आप कस्टम्स की बात कर लो, या फिर डायरेक्टरेट की बात कर लो, किसी में भी आपको गन की फैसिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 2 पॉइंट्स आपके मेनली क्लियर हो गए हैं, इसको ध्यान से समझ लिया होगा आपने, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो हवलदार की ना कस्टम में क्या वर्क प्रोफाइल रहती है। देखो मैं वो पूरा सिनेरियो आपको नहीं बताऊँगा कि आपका मेडिकल फिजिकल सेम रहता है, सेम ही एग्ज़ाम से आप आए हो, एसएससी ने कंडक्ट किया है, तो वो पीछे आप जाके देख लो कि फिजिकल कैसा हुआ था, मैंने बता दिया है। मेडिकल बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्पेक्स लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप वहाँ पे जाके देखो, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपकी जो पोस्टिंग है वो कैसे होती है, और पोस्टिंग में आपकी प्रोफाइल कैसी रहती है। देखो जो जैसे मैंने गोवा कमिश्नरेट में जो दोस्त था उससे बात की, तो उन्होंने मेरे को यही डिटेल्स दी हैं कि जो हवलदार होता है उसकी पोस्टिंग 3 जगह पे होती है। या तो उसकी पोस्टिंग होगी हेड ऑफिस के अंदर, ठीक है, या फिर उसकी पोस्टिंग होगी पोर्ट्स के अंदर, ठीक है, पोर्ट्स जो होते हैं अपने बंदरगाह होती है, या फिर होगा एयरपोर्ट पोस्टिंग पे, एयरपोर्ट की पोस्टिंग होगी। तो 3 जगह टोटल पोस्टिंग होती है। अब ये जान लेते हैं कि इनकी प्रोफाइल क्या होती है। देखो अगर कोई हवलदार, अगर वो हवलदार हेड ऑफिस के अंदर अगर पोस्टिंग है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि
मेनली जो हवलदार होता है वो क्या काम करता है, वो काम करता है बेल सुनने का। जैसे आप कमिश्नर सर के साथ भी अटैच हो सकते हो, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जो भी हैं, ठीक है, ये कमिश्नर जो लेवल के हैं, तो इनके साथ आपको अटैच कर देंगे। आपको इनकी घंटी सुननी होती है। जो फाइल इनके कैबिन से निकलती है या फाइल जो अंदर जाती है, ठीक है, इनके पास, वो सारी फाइल्स आपके थ्रू ही मूवमेंट में जाती है। क्लियर बात है। कोई भी अगर मिलने आएगा कमिश्नर सर से या फिर जॉइंट कमिश्नर, अगर आप जिसके हाथ भी अटैच हो, तो वो आपकी परमिशन के बाद ही अंदर जाएगा। बात क्लियर है क्या? तो ये होता है मेनली हेड ऑफिस के अंदर काम। बाकी ऑफिस पे डिपेंड करता है, अगर ऑफिस जो चाहे वो काम करवा सकता है, कोई भी पोस्ट पे आप हो, ठीक है। पर मेनली जैसे हवलदार की जो पोस्ट होती है वो एक यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है, तो उनको मेनली ज़्यादा सेक्शन में रखते नहीं है। पर सीबीएन में मैंने बताया था वहाँ पे सेक्शन में रखते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कस्टम में हवलदार को सेक्शंस वगैरह में नहीं रखा जाता है। मेनली काम यही होता है घंटी सुनने का और फाइल को इधर से उधर करने का, ठीक है। तो ये तो हुआ हेड ऑफिस की वर्किंग। अब देखो एयरपोर्ट पे क्या काम होता है और पोर्ट्स पे क्या काम होता है। देखो अब एयरपोर्ट पे मेनली काम क्या होता है, एयरपोर्ट पे ना जैसे स्कैनिंग का काम होता है। एक तो स्कैनिंग कैसे, जैसे आपने सुना होगा पीओ, प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो ये जो हवलदार होते हैं ये प्रिवेंटिव ऑफिसर के साथ अटैच रहते हैं, मतलब ये एक तरह से असिस्टेंट का काम करते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर का, या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर या फिर सुपरिटेंडेंट हो, इनका क्या करते हैं, असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा सामान है जैसे एयरपोर्ट के ऊपर आया है, उसकी स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग होती है अंडरग्राउंड, जो बड़े सामान होते हैं ना उनकी स्कैनिंग अंडरग्राउंड फैसिलिटी बना रखी है, वहाँ पे बड़ी सारी मशीनें होती हैं, तो वहाँ पे स्कैनिंग होगी। जो पीओ होता है ना, जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, वो जैसे आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह में भी एक बंदा बैठ के स्कैनिंग जो चीज़ हो रही है उसको देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है। वैसे ही प्रिवेंटिव ऑफिसर वहाँ चेयर पे बैठ जाएगा, देखेगा कि स्कैनिंग होकर जो सामान जा रहा है उसके अंदर कुछ इलीगल तो नहीं है। अगर कुछ इलीगल मिलता है तो वो हवलदार को कहेगा कि इस पे मार्क कर दो, कि इसको मार्क कर दिया कि ये कुछ संदिग्ध सामान है इसके अंदर। बात क्लियर है क्या? ठीक है। दूसरा काम ये होता है, ये तो हो गया अंडरग्राउंड, ऊपर की तरफ। जैसे मान लो एक तो अंडरग्राउंड हो गया, ऊपर जैसे काम क्या होता है, जैसे मान लो कोई गोल्ड वगैरह ही मान लो उसको सीज किया है, सीज करने के बाद उसकी जो सीलिंग वगैरह करते हैं ना, अच्छे से सीलिंग करते हैं, तो वो सीलिंग करने का काम हवलदार का होता है। मेनली काम यही रहता है। बाकी काम मेनली जो होता है वो असिस्टेंट का ही काम है, मतलब असिस्ट करना है आपको पीओ को या फिर अपने सीनियर ऑफिसर्स को, ठीक है। तीसरा काम मैंने कहा पोर्ट्स पे क्या काम होता है। देखो पोर्ट्स, देखो कस्टम का मतलब समझते होगे। कस्टम का मतलब है पोर्ट्स पे कि जो इंटरनेशनल जो डॉक्स, मतलब जो इंटरनेशनल जो शिप्स आ रही हैं, जो डॉक करने के लिए आ रही हैं आपके पोर्ट के ऊपर, इंटरनेशनल का ही कस्टम होता है मेनली, ठीक है। वही है कस्टम, मतलब इंटरनेशनल अगर कोई जहाज वगैरह आ रहा है, तो जहाज जो डॉक हुआ है आपकी पोर्ट के ऊपर, आपकी वहाँ ड्यूटी है। तो देखो अगर आपने ना थोड़ा बहुत अगर मूवीज़ वगैरह देखी है तो आपको सब पता होगा। जैसे मान लो कोई शिप आती है तो उसके कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करता है कि शिप के अंदर क्या है, उसको कितनी अथॉरिटी, मतलब उसके पास कितने का मतलब लेटर है कि इतना सामान वो ला सकता है, तो वो सब प्रिवेंटिव ऑफिसर चेक करता है। तो अगर कोई शिप डॉक पे आती है, पोर्ट पे आती है, वो सब कुछ चेक करेगा। उसके साथ भी क्या होगा, एक हवलदार अटैच होता है प्रिवेंटिव ऑफिसर के साथ। प्रिवेंटिव ऑफिसर की जगह सुपरिटेंडेंट भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। ये सामान नॉर्मल सर्कमस्टांसेस समझ के देखना, जैसे मूवीज़ में देखते हैं ना कि वो सब सामान चेक होता है कि कोई सामान एक्स्ट्रा तो लेके नहीं जा रहा है, कम सामान तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा, कुछ इलीगल सामान तो नहीं, ये सब कुछ चेक होता है। दूसरा काम क्या होता है, जैसे मान लो कोई शिप बंदरगाह के ऊपर आई, पोर्ट के ऊपर, उसको मान लो कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत है या कोई खाने पीने के सामान की ज़रूरत है, जो क्रू मेंबर होते हैं, या फिर कोई सामान कुछ भी ज़रूरत है, तो वे ट्रंक्स वगैरह में सामान जाता है, ट्रंक वगैरह में सामान जाता है, ट्रंक में जाए, बाइक पे जाए, किसी भी चीज़ में सामान जाए, उस सब का एक रजिस्टर मेंटेन करता है हवलदार। हवलदार को बता के ही सारा सामान को आप शिप के ऊपर ले जा सकते हो, बिना उसकी परमिशन के, बिना, जब तक वो एंट्री नहीं कर लेगा ना रजिस्टर के अंदर कि ये सामान जा रहा है इस ट्रंक के अंदर, उसका नंबर ये है, इस बाइक के अंदर इसका नंबर ये है, वो शिप में ये सामान दे के आया है। अगर मान लो कोई इंजीनियर की रिक्वायरमेंट पड़ गई, वो शिप ख़राब हो गया, तो वो इंजीनियर जा रहे हैं, वो उसको भी वो रिकॉर्ड करेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखता है हवलदार। वो रजिस्टर फिर वो हेड ऑफिस में जाके जमा करवा देते हैं कि ऐसे ऐसे था, ठीक है। सीन समझ में आया? अगर मान लो मैं थोड़ा सा और लिंक कर देता हूँ, एक होता है आप कहोगे कि सर्च एंड रेड का जो कंसेप्ट होता है, जैसे मैंने बताया था इसमें DGPO में बताया था, जैसे DRI और DGCI।
वैसे ही इसमें भी एक डिपार्टमेंट होता है RNI डिपार्टमेंट। RNI का फुल फॉर्म है रेमेजिंग एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई सिपाही है और आपको थोड़ी संदिग्ध लग रही है, आपको लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत हो सकती है, तो एक टीम बन के उसको देखने के लिए जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है। वो टीम होती है RNI, ठीक है। उसमें जो PO जो होता है ना, प्रिवेंटिव ऑफिसर के एक कैमरा लगा होता है, वो कैमरा पूरी ऑब्जर्व करता है, सब कुछ रिकॉर्ड करता है कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मेनली प्रिवेंटिव ऑफिसर ही जाता है, हवलदार उनके साथ, मतलब टीम में तो होता है, पर हवलदार जब अंदर इन्वेस्टिगेशन चलती है ना, तब हवलदार साथ में नहीं जाते हैं। उन्होंने मेरे को कुछ ऐसा ही बताया था, पर कोई नहीं, कभी प्रिवेंटिव ऑफिसर का जब या एग्जामिनर का जब इंटरव्यू लेंगे तब उसमें डिटेल से क्लियर कर देंगे। पर मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, मैंने आपको क्या क्या बताना चाहा, ठीक है। तो ये प्रोफाइल है। एक चीज़ हो रहेगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एयरपोर्ट के ऊपर ना मैंने आपको बताया था कि ये तो काम था स्कैनिंग वगैरह का और सीलिंग का, साथ में प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ भी होती हैं। प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ में क्या होता है, वैसे तो मेनली ड्यूटी लगती है जैसे इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर या सुपरिटेंडेंट हेडक्वार्टर की, ठीक है। उनके साथ में हवलदार अटैच होता है। हवलदार को प्रॉपर अपनी यूनिफॉर्म में जाना होता है जब प्रोटोकॉल की ड्यूटी, जैसे मान लो कोई जैसे अपने कोई VIP आ रहा है या फिर कोई अपना कमिश्नर ही आ रहे हैं, कमिश्नर सर आ रहे हैं, तो उनके साथ प्रोटोकॉल की ड्यूटी में साथ में जाएगा हवलदार इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट के साथ में, ठीक है। ये होती है प्रोटोकॉल्स की ड्यूटी। यही वर्क प्रोफाइल रहती है मेनली कस्टम्स में हवलदार की। मैंने आपको सब कुछ कंसेप्ट क्लियर बताया है, यही आपको वर्क प्रोफाइल मिलेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत जो काम होता है वो मैंने आपको बार बार कहा है कि मेन काम असिस्टेंट का होता है, असिस्टेंस करना होता है, असिस्ट करना होता है। तो आपसे कोई भी छोटा मोटा काम और भी लिया जा सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो फिर है टाइमिंग्स का क्या, टाइमिंग अच्छे समझ लो, इसके थोड़ा सा है टाइमिंग्स। वैसे तो अगर आप ऑफिस के अंदर, वाइड ऑफिस के अंदर, तो 9 से 5:30 की टाइमिंग आपकी है। पर अगर आपकी ड्यूटी पोर्ट्स पर और एयरपोर्ट के ऊपर है तो आपकी ड्यूटी जो है वो कैसे लगेगी, जैसे मान लो शिफ्ट में लगती है। जैसे मान लो पहले दिन आपकी ड्यूटी लग गई, 9 से 5:30 की ड्यूटी आपने कर ली, उसके बाद आपको 24 आवर्स का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद फिर आपकी ड्यूटी 24 आवर्स के बाद लगेगी। तो ड्यूटी की टाइमिंग क्या होती रहती है इसमें, पोर्ट्स पे और एयरपोर्ट पे 9 से 5:30, ठीक है। फिर 6 से लेकर 9, 6 PM to 9 AM तक, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है, जैसे मान लो अगर आपने एक दिन अगर 6 PM से लेकर 9 AM तक की ड्यूटी की है, तो उसके बाद आपको 24 आवर्स का रेस्ट मिलेगा, फिर आपकी ड्यूटी फिर लगेगी दोबारा, ठीक है। तो ये रोस्टर वगैरह बनते रहते हैं, ये मैंने आपको सिंपल सी चीज़ें पहले भी बताई थी, जैसे CBN वगैरह में भी ये चीज़ें चलती है, ठीक है। रोस्टर वगैरह चलते रहते हैं। आगे की बात क्लियर, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो आपसे कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग में आपने काम किया है, जैसे मान लो आपकी 9 से 5:30 काम करना है और आपने 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है, तो उसके आपको एक्स्ट्रा रुपए भी मिलते हैं। रुपए कम मिलते हैं पर मिलते हैं, रुपए मिलते हैं। जैसे मान लो मंडे से लेके सैटरडे फ्राइडे तक मेनली, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहता है, तो सोमवार से लेकर अगर शुक्रवार तक अगर आपने एक्स्ट्रा काम किया है तो आपको पर आवर के 16 रुपये मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ 16 रुपये मिलेंगे। अगर आपने ऑफ डेज़ के अंदर, जो छुट्टियों के दिन थे, आपने वहाँ पे काम किया है, तो आपको मिलेंगे तो आपको टोटल मिलेंगे 24 रुपये 1 घंटे के, ठीक है। अगर आपने वर्किंग डेज़ के अंदर ही एक्स्ट्रा काम किया है तो 16 रुपये 1 घंटे के, और ऑफ डेज़ के अंदर काम किया है तो 24 रुपये 1 घंटे के आपको रुपये मिलेंगे। बात क्लियर है क्या, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने आपको सब पूरी डिटेल से बता दिया, ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। ट्रेनिंग का मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था, गन का मैंने बिल्कुल पहले बता दिया, सर्च एंड रेड का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देख लो ट्रांसफ़र का क्या रहता है। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि DGPM के अलावा आपका ट्रांसफ़र ना तो GST के अंदर हो सकता है, CGST जो कमिश्नरेट है, ना कस्टम्स के अंदर होगा आपका, ठीक है। आपको एक बार अगर गोवा कस्टम्स मिला है तो आप गोवा कस्टम्स के अंदर ही रहोगे, पर ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये तीनों के अंदर ट्रांसफ़र होता रहेगा, जैसे पोर्ट, एयरपोर्ट, हेड ऑफिस। मैक्सिमम चांस ये रहते हैं कि आप 1 साल एयरपोर्ट पे रहते हो, फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या तो पोर्ट्स पे या फिर हेड ऑफिस में। तो ऐसे ही आपकी सर्कल घूमता रहेगा ये, ठीक है। आप अगर कहीं पे भी जाना चाहते हो, मान लो आप कस्टम से, गोवा कस्टम से अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो, तो वो एक अलग चीज़ है। आप इसमें तो नहीं जा सकते ट्रांसफ़र करवा के, पर एक अलग होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो वो होता है डेपुटेशन पे या लोन बेसिस पे आप जा सकते हो, वो एक अलग चीज़ मैं बताऊंगा। बाकी यहाँ पे आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, आपको गोवा कमिश्नरेट में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको ट्रांसफ़र का बता दिया। अब आपको एक होता है कि प्रमोशन कैसा है, प्रमोशन बिल्कुल एज इट इज़ है जैसा मैंने DGPM में बताया था। प्रमोशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
पर मेरे को जिन दोस्त ने सारी डिटेल्स दी उन्होंने एक चीज़ बताई है यहाँ पे। ठीक है, प्रमोशन का एक क्राइटेरिया है कि 11 साल में, मतलब पहला प्रमोशन अगर आप हवलदार पे लोगे तो 3 साल, मतलब हवलदार से एड हवलदार पे लोगे तो 3 साल, और हवलदार से LDC पे लोगे तो 5 साल। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ ऐसा भी सुनने में आया है उनको कि जैसे आपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकाल दिया, ठीक है, फिर जैसे ही वैकेंसी क्रिएट होंगी तो आपका प्रमोशन कर देंगे। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा वो है, उन्होंने ऐसा कहा था। बाकी ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो आपको पहले फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका प्रमोशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। प्रमोशन का मैंने बता दिया, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्वार्टर्स की फैसिलिटी कैसी है, देखो गोवा के अंदर मेनली अगर बात बताऊँ, क्वार्टर्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बने हुए हैं। जो थोड़े बहुत अच्छे हैं वो तो आपके लिए वैसे भी खाली नहीं रहेंगे, वो तो पहले ही मतलब क्या है वो पैक हो चुके हैं। ठीक है, उनको तो पहले किसी ने ले रखा होगा। जो बाकी क्वार्टर्स है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वो बता रहे थे, तो बारिश से क्या है, इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, और मेंटेनेंस यहाँ पे इतनी प्रॉपर हो नहीं रही है, तो इसलिए क्वार्टर्स बहुत अच्छे हालत में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो क्वार्टर्स अगर नहीं है तो आपको बाहर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 1 BHK 2 BHK का रेंट बहुत ज़्यादा है, और 30,000 रुपये में से आप कुछ भी सेव नहीं कर पाओगे यहाँ पे। उन्होंने तो ये कहा है कि 30,000 रुपये में सेव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत महंगाई है। अगर क्वार्टर्स ले लेते हो तो कुछ बच जाएगा, नहीं बहुत मुश्किल है यहाँ पे कुछ सेव करना आपकी सैलरी में से। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ट्रेनिंग फिजिकल, कुछ क्वेश्चंस आप ये पूछते हो कि जैसे कई गर्ल्स पूछ लेते हैं कि गर्ल्स के लिए ये जॉब कैसी है। गर्ल्स के लिए भी जॉब अच्छी है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, गर्ल्स के लिए कुछ ऐसा एक्टिव शेड्यूल कभी भी नहीं देते हैं, गर्ल्स के लिए थोड़ी सी रहता है, लीनियंट सा रहता है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिलेंगी। ठीक है, तो सारी जॉब अच्छी होती हैं, वो कोई वो नहीं है कि थोड़ा सा बस थोड़ा सा एक्टिव रह सकता है, तो वो रहता है CBN में। पर CBN में भी वो क्या करते हैं, गर्ल्स को हेडक्वार्टर में रखते हैं और उनको MTS की तरह ही जॉब करवाते हैं, ज़्यादा सा उनको फील्ड में नहीं भेजते हैं जब तक ज़रूरी ना हो तो। ठीक है, तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। हाँ देखो, यूनिफॉर्म अलाउंस वगैरह, जो सैलरी है, एग्ज़ाम पैटर्न है, ये सब आप वहाँ पे देख लेना। यूनिफॉर्म अलाउंस वही 6,250 रुपये मिलते हैं जब से 50% DA से क्रॉस किया है या बढ़ा है। ठीक है, ये सब सेम है, इसलिए मैंने बताया नहीं। जो चीज़ एक्स्ट्रा थी वो मैंने बता दी है, बाकी चीज़ें आप जो DGPM का जो हवलदार था उससे मैंने बताया था, वो जाके देख लो अच्छे से। मैं कोशिश करूँगा कि आई बटन पे आपको लिंक दे दूँ, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप देख पाओगे। ठीक है, या फिर मैं लास्ट में विंडो स्क्रीन पे भी आपको दे दूँगा कि वहाँ पे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से सपोर्ट करना, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आपके और डाउट है और आपको लगे कि इस पर भी वीडियो आनी चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो बना दूँ, पर थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं ये नहीं है कि आज कंटेंट, जब से कंटेंट पूरे से अच्छे से मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाऊँगा ना, तब तक मैं आपको वो कंटेंट नहीं दूंगा।